नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बहस तो हम मोदी सरकार की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के मुद्दे पर ठप होती संसद और देश की उबलती सियासत पर भी कर सकते थे, लेकिन आज सवाल हिंदुस्तान का है, जवानों के खून का है। इसलिए जन्नत को नोचने की कोशिश कर रहे सरहद पार के गिद्धों पर बात करना जरूरी है। लोकतंत्र का उत्सव मना रहे कश्मीर की सुबह आज बम, बारूद, बेचैनी और अजीब सी बदहवासी के साथ हुई। हमारे आपके घरों की तरह घाटी के बच्चों ने आज चैन की नींद नहीं ली। आज भारत के स्वर्ग की सांसें मानो थम सी गईं। आज दिन भर लहूलुहान होता रहा कश्मीर। चार आतंकी हमलों की तस्वीरों ने हर हिंदुस्तानी को तिलमिला कर रख दिया। अपने जवानों का खून देखकर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। यह सब उसी दिन हुआ जब सीमा पार यानी लाहौर में हमारे मुल्क के मासूमों का हत्यारा पाकिस्तान का दुलारा बन रहा था। हाफिज सईद के जलसे की खातिर नवाज की हुकूमत एक पांव पर खड़ी होकर नाच रही थी और हमारा कश्मीर खून के आंसू रो रहा था। ये सब उसी पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादी थे जिसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शराफत का चोला ओढ़ने का नाटक करते हैं। वही नवाज जो चंद दिन पहले काठमांडू में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर गए। हम पूछना चाहते हैं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सीरियल अटैक के जिम्मेदार हाफिज सईद पर कब और कौन लगाएगा लगाम? आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने में नाकाम क्यों हो रहे हैं मोदी? तमाम मुद्दों पर बात करने से पहले जरा जख्मी जन्नत का दर्द तो देखिए। अभी अपनी विवादित मंत्री की कारस्तानी से पीछा छूटा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर में सीरियल आतंकी हमलों और बारूदी धुंध में लिपटी घाटी की सर्द सुबह ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी। आतंकियों ने पिछले 12 घंटे में 4 जगहों पर हमले किए। लश्कर के दहशतगर्दों का पहला निशाना उरी सेक्टर का आर्मी कैंप मोहरा था। नियंत्रण रेखा में उरी के पास हम पहुंचे हैं। सबसे पहले हम न्यूज 24 की टीम यहां पहुंची और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये सेना के जवान यहां पे पोजीशन लिए हुए हैं और ठीक सामने अगर मेरा कैमरामैन कोशिश करे वहां पे दिखाने की, आपको नजर आ रही होगी पुलिस और सेना की गाड़ियां वहां पे है। यही वो मोहरा कैंप है जहां पे मिलिटेंटों ने आज सुबह यहाँ फिदायीन मिलिटेंट घुसे थे और यहाँ पर ये जो है एनकाउंटर अभी भी बताया जा रहा है कि जारी है। आतंकियों ने दूसरा हमला श्रीनगर के सोरा में पुलिस पोस्ट पर किया। शोपियां में पुलिस थाने पर हैंड ग्रेनेड फेंक कर तीसरा हमला हुआ। चौथा हमला पुलवामा के ट्राल में हुआ जहां निशाना आम नागरिक बने। एक के बाद एक हुए 4 हमले में 6 आतंकवादी मारे गए, 10 जवान शहीद हो गए। हिंदुस्तान की जन्नत को लहूलुहान करने की ये कोशिश उसी दिन हुई जिस दिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की सरपरस्ती में लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद लाहौर में जलसा कर रहा था। सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि सार्क देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तानी पीएम ने कुटिल मुस्कान के साथ हाथ मिलाया था। नतीजा फिर पीठ पर वार हुआ। हाफिज की लाहौर रैली के दिन कश्मीर दर्द से कराहा उठा। 4 हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत आर्मी चीफ के साथ मीटिंग की। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर में सीरियल अटैक के जिम्मेदार हाफिज सईद पर कब और कौन लगाएगा लगाम? सवाल ये भी कि क्या आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने में नाकाम हो रहे हैं मोदी? आसिफ सुहाब, उरी, न्यूज 24। जी हाँ, सोचिए जरा, एक दिन में 4 आतंक की घटनाएं हुई हैं और जाहिर तौर पर ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है। पूरे मामले में बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से ओम बिरला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आलोक शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे भी बातचीत होगी। रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे भी हम बात करेंगे। और उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है, खुफिया जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में और आत्मघाती हमलों का अंदेशा है। इस तरह के इनपुट्स हैं इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिल रही है खुफिया एजेंसियों के हवाले से, और भी आत्मघाती हमले हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसा लग रहा है मानो बारूद के ढेर पर सुलग रहा हो यह राज्य। और ऐसे में ओम बिरला जी, बातचीत की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है?
जब नरेंद्र मोदी साहब चुनावी भाषण दिया करते थे तो उनका एक बयान जो बहुत मशहूर हुआ था, बार बार कहते थे दिक्कत सरहद पर नहीं है बल्कि दिल्ली में है। अब तो आप लोग हैं दिल्ली में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज भी और कल भी एक वक्तव्य दिया है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर वहां की जनता में लोकतंत्र और जनतंत्र पर विश्वास जगा है और लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री जी पहली बार आए हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास के आतंकवादी इसके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आप उन्हें बिगाड़ने दे रहे हैं। बिगाड़ना चाहते हैं के अंदर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब भी सीमा पर पाकिस्तान हमला करने की कोशिश की पिछले दिनों, हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि 1972 के बाद से सीज फायर का जो उल्लंघन सबसे ज्यादा हुआ है वो आप लोग तो सीज फायर का उल्लंघन किया, उसका जवाब भी उसी तरीके से पहली बार देश के अंदर लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सेना पर खुली छूट है, कोई नियंत्रण नहीं है सीमा पर किसी तरीके और आतंकियों को भी खुली छूट है। आतंकवादियों को खुली छूट नहीं है, आतंकवादियों के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई हमारी सरकार में हुई है आपको अंदाजा है, को भी मारा है। ओम बिरला जी, आपको पता भी है, अंदाजा है इस बात का, एक दिन में 4 आतंकी वारदात, कितनी बड़ी ये घटना है। आतंकवादी 11 लोगों की जान गई है, 8 सेना के जवान हैं जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र विश्वास की आतंकी उस घटना पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार में भी तो विश्वास आतंकियों को जवाब मिलेगा और देश के अंदर आतंकवाद कभी रहेगा नहीं, इसके लेके हमारे प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चय है। और इसीलिए पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा सीमा पर सुरक्षा का सवाल हो, देश की सुरक्षा के जवानों का सवाल है, जवानों को देश की सुरक्षा पर खुली छूट है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ और बयां करती है, जो बातें आप कह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग तस्वीर नजर आती है। आलोक शर्मा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक शर्मा, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडियो में बैठकर तेज बोलने से सीमा पर समस्याएं नहीं सुलझेगी। बहुत दुखद घटना है, कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपके बयान क्या थे और आपने 56 इंच के सीने की बात की, हम आज नहीं कहना चाहेंगे। ये पूरी तरह से 6 महीने की जो डिप्लोमेसी रही है विदेश नीति पाकिस्तान और चीन के साथ, उसका फेल होने का नतीजा आया है। आपकी जो ढुलमुल नीति रही है, आपने बगैर किसी कारण के उनसे सचिव स्तरीय वार्ता शुरू की, फिर अलगाववादियों का नाम लेकर आपने वार्ता को कैंसिल कर दिया। वार्ता को कैंसिल करने के बाद फिर आप अलगाववादियों से स्वयं जाकर मिल गए। मैं समझता हूं कि जो आज जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया उसको मैं जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को कठिनाई हो रही है इस तरह की घटनाओं को रोकने में तो भारत बातचीत के लिए तैयार है। इस बयान का क्या मतलब है, जरा ये भी बताइए ओम बिरला जी। हमने स्पष्ट रूप से बयान जारी किया, स्पष्ट रूप से हमारी लाइनों पे बयानों से सरकार और विदेश नहीं आलोक जी, आप जिस तरीके से केवल बयान, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया, बयान से नहीं, शासन ने जिस तरीके हमारा 65 साल शासन रहा है, पाकिस्तान को हमने 3 बार हराया है, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमने लफाफे नहीं किए चुनाव जमाने में भी इस तरह की घटनाएं होती रही, घटनाएं जारी रही। जवाब दिया तो मेरे साथ यहाँ पर जवाब दे रही है फौज, अनिल कौल साहब नहीं दे रही है जी। आपने क्या किया? पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी बाहर निकलेंगे। ये मसला बहुत संगीन है और संजीदा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनिल कौल साहब, आप खुद सेना में रह चुके हैं लंबे वक्त तक, आपने खुद लड़ाइयां लड़ी हैं, इस तरह की घटना क्या बताती है और पिछले 6 महीने में ये सबसे बड़ी आतंकी वारदात है? अखिलेश, मैं दोनों पक्षों के झगड़े के बीच में फंस गया हूं और दोनों कान मेरे फटने वाले, बट इससे जो बंदूकों की आवाज है वो कम नहीं होने वाली है। चीखते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं है। इस हमले से आप देखिए 3 या 4 जो आप हमले कह रहे हैं जी, अलग अलग किस्म के हमले हुए हैं। 2 लेकिन उसमें फिदायीन है। एक कैंप अटैक हुआ है, हाँ। 2 ग्रेनेड अटैक हुए हैं। कैंप अटैक जो हुआ है और जो ग्रेनेड अटैक हुआ है, आप इसकी अगर थोड़ी सी एनालिसिस करें, ये सरहद पार से आए थे कि यहीं पे स्लीपर मॉड्यूल बैठे हुए थे? क्योंकि जिस तरीके की आप ये फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं और जो फिल्म दिखा रहे हैं, तो मैं सुबह से देख रहा हूं, और जिस किस्म की फायरिंग का एक्सपीरियंस है मुझे, जिस किस्म के हथियार इस्तेमाल हुए हैं, ये कोई फिदायीन या ये कोई छोटी टुकड़ी नहीं ला के रख सकती। ये ऑब्वियसली काफी बड़ी साजिश का एक नतीजा है। सरहद पार से, सरहद पार है या सरहद के अंदर से है, ये मेरा निशाना उस तरफ है कि क्या ये अंदरूनी हालात से आपस की, ये जो यहाँ पे शोर मच रहा है, वहां पे जो शोर मचाने वाले उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ये एक बहुत डेंजरस चीज है।
क्योंकि जिस इलाके में ये मोहरा कैंप है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरली गार्डेड एरियाज। तो ये आए, अंदर कैसे आए? ये तो और चिंता की बात है। एग्जैक्टली। सो ये पहले से तो नहीं बैठे हुए थे यहाँ पे इनको इंस्टिगेट, क्योंकि जो बिरला साहब ने बोला कि जो रिजल्ट पहले 2 चरणों में देखे गए और जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है इस बारी, मे भी बौखलाने से कोई जो लोकल इनके हेड्स हैं उनको आदेश मिले हैं, चाहे वो कल लाहौर वाली से मिले या जहां मर्जी से मिले, ठीक है, टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। चलिए उर्मिलेश जी, आप जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग कई बार कर चुके हैं, आपने कई बार उस पर लिखा भी है, कई विश्लेषण भी आपने किया। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो चुनाव जारी है जम्मू कश्मीर में, क्या सिर्फ उसी से जोड़कर इस घटना को देखें? क्या ये सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है? एक दिन में 4 आतंकी वारदात। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर जो लोग कवर करते रहे हैं और जो लोग वहां काम करते रहे हैं, हमको लगता है कौल साहब वहां भी रह चुके होंगे, वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे सूबे में जो इतने दिनों से अलगाववाद और आतंकवाद दोनों से ग्रस्त रहा है, उसमें कब कहां क्या हो जाएगा ये कहना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो हुआ है हमला, निश्चित रूप से इसका रिश्ता कहीं न कहीं उस बौखलाहट से जरूर है, जो बौखलाहट 71% वोटिंग के कारण एक खेमे में पैदा हुई होगी। मेरा कहना है कि जो आतंक से कश्मीर को मुक्त नहीं होने देना चाहता, ऐसा खेमा, उसके अंदर एक बौखलाहट जरूर है कि ये जमहूरियत, देखिए, मैं नहीं मानता कि एक दिन चुनाव एक बार हो गया तो जमहूरियत वहां बिल्कुल पुष्पित पल्लवित हो गई और फल गई और बहुत स्टेब्लिश हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा आगाज है। आगाज ये है कि लोगों ने वहां आतंकवाद भी देखा, लोगों ने वहां स्ट्रीट फाइट भी देखा। आपको याद होगा 2008 और 2010 का वो दौर था जम्मू कश्मीर में, जब लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने बंदूकें छोड़ दी, उन्होंने कहा हम फाइट करेंगे, उसमें भी विफल हुए। आतंकवाद से कोई फायदा नहीं मिला, तो लोगों के जेहन में अब उतरा है कि इसको भी आजमाया जाए। इससे क्या कुछ निकलेगा? बहुत सारे आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर एक संक्रमण के फेज में है और ट्रांजिशन के इस फेज में ये जो घटना हुई है, ये अफसोसनाक है। जिन लोगों के इशारे पर हुई हो मैं नहीं जानता, मैं अटकलें नहीं लगाता, मैं राजनेताओं की तरह सरहद पार और सरहद अंदर ये सब नहीं करता। मेरा कहना है कि आतंकवाद एक हकीकत है और इस हकीकत से इस देश को अगर जूझना है, लड़ना है, मुक्त होना है, तो सोच समझकर, भाषणों से, शब्दों के बाण चलाने से और स्टूडियो में बैठ करके गोले दागने से नहीं होगा। हमें बहुत संयत होकर समझना पड़ेगा कि देश की जो सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या और चीजें जरूरी हैं, जिस पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। ओम बिरला जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनिल कौल साहब, आपसे एक बात और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन सब के पीछे हाफिज सईद है, वही हाफिज सईद जो 26/11 का भी मास्टरमाइंड था। आज उसने एक बड़ी सभा भी की है पाकिस्तान में। क्या इस कनेक्शन को जोड़ा जा सकता है? अखिलेश, देखिए, जोड़ने को तो आप किसी को भी जोड़ दीजिए। आप मेरी तो देखिए, जो इन्होंने कहा कि क्यों मैं वहां पे सर्व कर चुका हूं एट द हाइट ऑफ इंसर्जेंसी, कब कौन कहां किस तरीके से आपके ऊपर वार करेगा, आपकी इंटेलिजेंस जितनी अच्छी क्यों ना हो, 100% आपको नहीं इंफॉर्मेशन मिल सकती। लेकिन और आपने एक सवाल किया कि हाफिज सईद किसका मोहरा है? रावलपिंडी का मोहरा है, इस्लामाबाद का नहीं है, ये भी याद रखिए। और अभी थोड़ा सा मैं आपको जरा सा 2 सेकंड लूंगा। ये जो इलेक्शन से पहले जो प्रक्रिया होती है इलेक्शनरिंग की, उसमें कोई इंसिडेंट हुआ था? कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, कोई बॉर्डर पे हरकत नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। किस दिन हुआ है? जिस दिन नवाज शरीफ ने हाथ मिलाया है मोदी साहब से। नाउ ये पॉइंट करता है कि जो डीप स्टेट है और जो रावलपिंडी से कंट्रोल हो रहा है, वो कह रहा है कि भैया कुछ करो, यहां पे तो ये इलेक्शन सही चल रहे हैं। तो हाफिज सईद के थ्रू, जेयूडी के थ्रू अगर ये बात हुई है, तो इसका मतलब ये अखिलेश जी, इसका मतलब ये निकलता है कि उसकी इनरोड्स हमारे अंदर हैं। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, कुछ इस तरह की कॉल भी रिकॉर्ड की गई हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो वहां पर आतंकवादियों से बातचीत की थी हाफिज सईद ने, उसमें इस बात का जिक्र था कि कश्मीर में आने वाले दिनों में कैसे अशांति फैलाए। ऐसे में ओम बिरला जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। हाफिज सईद पर आप लोग नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं? ये वही हाफिज सईद है जिसने मुंबई को दहलाया था और आराम से पाकिस्तान में घूम रहा है। तब बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हालांकि आप लोग तब विपक्ष में थे। आज हम हाफिज साहब पे भी कार्रवाई करेंगे,
और जो अनिल जी ने कहा, उमलेश जी ने कहा, यह भी सवाल सही है कि पहली बार किसी देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने उस जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास जीता है। चाहे बाढ़ का सवाल हो, इसकी तारीफ हर कोई करेगा, बहुत बड़ी बात है ये। चुनाव से बाढ़ का सवाल हो, चाहे मेरा सवाल यह है कि उसी वक्त समानांतर में आतंकवाद की कई घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों की जान जा रही है। इस चीज को आप कैसे भूल सकते हैं? हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमने इसका संकल्प दोहराया कि देश में आतंकवाद को समाप्त करेंगे, और आतंकवाद का समाप्त करने का एक तरीका है कि जो राज्य हमारा है वहां की जनता में विश्वास हो, वो आतंकवाद को छोड़ें। चलिए मैं सवाल आपसे ओम बिरला जी, मुझे ये बताइए, हम क्या माने, जो यूपीए सरकार की नीतियां थी और आपकी नीतियां, उसमें क्या बदलाव हम देख रहे हैं? उनके वक्त भी इस तरह की घटनाएं होती थी, तब आप लोग बड़ी बड़ी बातें कहते थे, भाषण दिया करते थे। अब आपके शासनकाल में भी इस तरह की घटनाएं हो रही, बदला क्या? जरा मुझे ये बताइए। बहुत बदला है। क्या बदला है? वो धर्म के आधार पर सरकार बनाने का काम करते हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। आतंकवाद की घटनाएं, नक्सलवाद की घटनाएं, छत्तीसगढ़ में भी सेना के जवानों की मौत, कभी भी के लोगों की मौत, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, आज नक्सलियों का वोट लेने के लिए उनके दिग्विजय सिंह जी वहां क्या बोलते हैं झारखंड में उन्होंने कहा कि नक्सलियों को वोट हैं। हाँ, आप किस तरह आप बयान दे रहे हैं? मैं उत्तर दूंगा, आप उत्तर दीजिए आलोक जी। आप वक्तव्य झारखंड में आपके दिग्विजय सिंह जी ने बोला, नक्सलियों का आह्वान किया कि कांग्रेस को वोट दीजिए। ये क्लिपिंग है। हम देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। आतंकवादी हर घटना को समाप्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, आतंकवाद समाप्त होगा, बिल्कुल। आप इस देश के अंदर देखेंगे ये सब कुछ घटनाएं 10 साल के अंदर आपकी कमजोर नीतियों के कारण, आपके कमजोर निर्णयों के कारण इस देश के अंदर आतंकवाद पनपा है। नक्सली पक्ष में अब आप इसके जनक आप हैं। अब आप राजनीति करना चाहते हैं तो मैं राजनीतिक उत्तर दूंगा आपको। आपके प्रधानमंत्री जो है धारा 370 का उपयोग अमृतसर के ऊपर जाके नहीं करते हैं, नीचे जाके वोट मांग लेते हैं। दाऊद और हाफिज सईद के नाम पर यूपी में और बिहार में वोट मांगा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। आप मर जवान और मर किसान का नारा देते हैं, उसके बाद कहते हैं 56 इंच का हमारा बहुत चौड़ा सीना है, और उसके बाद आपके जो प्रवक्ता लोग हैं वो स्टूडियोज में आकर मुस्कुराते हैं। आप बताइए, क्या जो आप कहते थे कि वो कमजोर प्रधानमंत्री है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्रधानमंत्री कमजोर है? 200 दिन के अंदर विदेश नीति में आप एक स्टेप बता दीजिए, इंडो पाक रिलेशंस में और इंडो चाइना रिलेशंस में क्या कौन सा कदम आप आगे बढ़े? आपकी शाल और साड़ी, देश की बात नहीं कर रहा मैं, विदेश नीति की बात करिए। पूछो देश की जनता से नहीं, आप बताइए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, साड़ी और साल की डिप्लोमेसी कहां तक गई, आप बताइए मुझे। आप पहले कहते थे कि चीन के साथ लाल आंख करके बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया आज क्या हो रहा है? फिर आपने झूला झुलाना शुरू कर दिया। मेरा सवाल नीतियां हैं आपकी। एक मिनट उर्मिलेश जी, सिवाय सरकार बदलने के क्या बदला है इस मोर्चे पर? आतंकवाद की घटनाएं हो, नक्सलवाद की घटनाएं हो, क्या बदला? बहुत बदला। देखिए मैं समझता हूँ, देखिए जहां तक देखिए नक्सलवाद और कश्मीर दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखिए। जहां अभी कश्मीर पर अगर आप पूछें तो मैं समझता हूं कि जो कश्मीर के बारे में जो पिछली सरकार की नीतियां थी उनमें कई पॉजिटिव भी थे। वाजपेयी जी के समय भी बहुत सारे कुछ पॉजिटिव थे, निगेटिव थे। तो निगेटिव ये था उस वक्त का, जो हमको एनडीए का दौर अगर आप पूछ रहे हैं तो बताऊंगा मैं, कि जो बार बार ये कहा जाता था, मैं आडवाणी जी का मंत्रालय उन दिनों कवर करता था अपने अखबार के लिए, और वो बार बार जब कहा जाता था उस वक्त गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा, कि जब तक प्रॉक्सी वार नहीं बंद होगा तब तक कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल, और फिर बातचीत भी होती थी। आज भी राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, बातचीत की बात हम जैसे पत्रकार पूछते थे, कई बार हम लोगों ने आडवाणी जी से भी पूछा उनके साथ कि भाई ये बातचीत, आप कहते हैं कि प्रॉक्सी वार जब तक नहीं बंद होगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉक्सी वार अगर है तो उसको भी बंद करने के लिए कोई बातचीत तो होगी, वार तो नहीं होगा, क्योंकि वार तो समस्याओं का समाधान नहीं है। इतिहास बताता है कम से कम 150 साल का, तो और दुनिया के तमाम इतिहास आप देख लीजिए कहां लड़ाइयों से हल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसका कोई जवाब नहीं होता था। बाद में बातचीत की। मेरा कहना है कि यूपीए की आर्थिक मोर्चे पर, करप्शन के मोर्चे पर, बहुत सारे मोर्चों पर बहुत सारी विफलताएं होंगी, लेकिन एक बात के लिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के मोर्चे पर और पड़ोसी और अन्य मुल्कों के मोर्चे पर बेहतर काम का प्रदर्शन किया। और देखिए जिस लेकिन 2006 सरकार के काम को आप सर अभी कैसे आंक सकते हैं? अभी तो इतना एक लाइन पिछली सरकार का लेकर आता हूं। 2005 और 6 के बीच में आपको बताऊं, जिस तरह से परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के बीच हवाना में पहली मुलाकात हुई,
मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वहां जिस तरह से चीजों को उभारा गया, 4 पॉइंट फार्मूला आया, मैकेनिज्म ज्वाइंट बनाने की बात आ गई, बहुत सारी चीजों को लेकर लोग आगे बढ़े। ये बात सही है कि वो निर्णायक मोड़ तक बात नहीं पहुंची, तो कम से कम सरहद पर आप देखेंगे कि उस वक्त तनाव के जो मसले थे, युद्ध का जो माहौल था, कुछ भी आप मनमोहन सिंह को खारिज कर लीजिए, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया, युद्ध नहीं होने दिया। मैं जरा कंप्लीट कर लूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, छोटे मैं मनमोहन सिंह का आलोचक भी हूं, और जम की आलोचना हमने की है, लेकिन मुझे उनकी तारीफ भी करने दीजिए। ये जिन मोर्चों पर वो सफल रहे, तो उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने युद्धोन्माद नहीं पैदा किया, उन्होंने युद्धोन्माद करके राजनीति नहीं की। ये एक क्रेडिट उस आदमी को जाएगी। 26 कैरेट के शासनकाल में देखिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाजपेयी जी के समय भी आतंकवाद की घटनाएं होती थी, अनिल कौल, और आज जो हो रहा है, आज जो हो रहा है, देखिए आज भी मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जो कुछ परफॉर्म किया गया, उसके जो पॉजिटिव्स हैं उनसे सीखा जाना चाहिए, और निगेटिव्स को निराकरण उनका करना चाहिए। ये मोदी सरकार के सामने एक नजीर है। मेरी ऑब्जर्वेशन आपके, जो आपने कि मुशर्रफ की बात लाए और मनमोहन सिंह की बात लाए, मेरी ऑब्जर्वेशन जो इस पे रही है कि जब जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा है, तब तक ये घटनाएं नहीं हुई हैं। जब जब सिविलियन लॉ रूल रहा है, ये बढ़ी हैं, क्योंकि वहां की जो डीप स्टेट है, आप क्यों नहीं समझते हैं कि वहां पे जो ऑर्डर्स हैं वो रावलपिंडी से आते हैं, इस्लामाबाद से नहीं आते हैं। आप किससे बात करेंगे? प्रॉब्लम वहां आ रही है। मोदी साहब ने जब नवाज शरीफ की तरफ हाथ का इशारा किया, रावलपिंडी को पसंद नहीं आया है, तो इसलिए उनकी जो इन्होंने पहले टेस्टिंग टाइम देखा है मई में कि ये किस तरीके से जाएंगे। जहां देखा कि थोड़ा सा हार्ड हो रहे हैं, उन्होंने ये तमाशे शुरू कर दिए। जहां पे भी हाथ मिलाने की बात होती है, एक सवाल है, ओम बिरला जो रोका गया, मुझे लगता है कि सचिव स्तर जो वार्ता ऑल ऑफ सडन जो उसको खींचा, ओम बिरला जी, यही मेरा सवाल है, वो हुर्रियत से क्यों मिले? जब उनको मना किया था हुर्रियत से नहीं मिले, ओम बिरला जी आता हूं आपके पास। ओम बिरला जी, देखिए सवाल ये है, सिवाय इसके कि आप लोगों ने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी, ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इस तरह की घटनाएं रुके? बातचीत बंद कर देना ही सिर्फ क्या? हमने बातचीत बंद नहीं की, हमने उन घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए। पहली बार प्रधानमंत्री ने पहली बार सीमा पर सुरक्षा करने वाले जवानों को छूट है कि वो आत्मरक्षा और कभी जब हमला होने की कोशिश का जवाब कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी नहीं था। सर अगर ऊपर से गोली चल रही है तो आर्मी के हाथों आलोक सिंह ने ये बात कभी नहीं था। ये मैं और ये कभी भी बयान नहीं होता। आज पहली बार अंडरस्टूड ऑर्डर्स होते हैं आर्मी के, कमांडर जो होता है नहीं सर, ये मैं बिरला साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे मैं गया हूँ लड़ाई लड़ने और मेरे को आदेश थे, यू विल नॉट कैरी हैवी वेपन्स। वो किसने आदेश दिया? चौंकाने वाली बात है इसके बाद गोली चलती है तो आर्मी को कभी नहीं रोका गया। क्या गोली नहीं चली? आप आर्मी में गए हो क्या? क्या आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने वाले उन्होंने कह रहे हैं कि हमें रोका गया? आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने में मोदी सरकार नाकाम साबित हो रही है। इसी पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ एक दिन में 4 आतंक की घटनाएं जिस तरीके से देखने को मिली हैं जम्मू कश्मीर में, पूरा देश हिल गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। सुनिए पहले आप वो बयान। सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसे रोकने में पहल करनी चाहिए। यदि पाकिस्तान को इसे रोकने में कोई कठिनाई आ रही है तो भारत के साथ उसे बातचीत करनी चाहिए। भारत उसमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन क्यों होता है कि बराबर जो आतंकवादी भारत की सरहदों को पार करके आते हैं और यहां तबाही पैदा करते हैं इसे हिंदुस्तान में, वही सब सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही घरों में छिपे हुए हैं, उनको छुपा कर रखा गया है। क्या इसकी जवाबदेही पाकिस्तान की नहीं बनती? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जो बयान है राजनाथ सिंह का, उसके क्या मायने मतलब है, वही पहले हमें समझा दीजिए। जब आप ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को इस तरह की घटनाओं को रोकने में कठिनाई हो रही है तो हमसे बातचीत करे, तो क्या आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
बहुत स्पष्ट रूप से राजनाथ जी ने पाकिस्तान की तरफ ही इंगित किया है और कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने घरों में पनाह देता है, घरों में छुपा के रखता है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपना फ्लश ऑन करे और इन टेररिस्ट को फ्लश आउट कर दे। अगर इस फ्लश आउट मैकेनिज्म में किसी प्रकार से भी हमारी सहयोग की आवश्यकता है तो हिंदुस्तान जाके फ्लश आउट कर देगा। सीधे सीधे उन्होंने यही कहा। आलोक शर्मा आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, उन्होंने बहुत क्लियर कट पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वो हमसे बात करे, हम मदद करेंगे। मुझे नहीं समझ आया कि बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह से स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत सहयोग कर सकता है, इसका मतलब पाकिस्तान सक्षम नहीं है इसलिए भारत सहयोग कर सकता है। और उन्होंने एक प्रश्न और पूछा है, क्या पाकिस्तान की जवाबदेही नहीं बनती? भारत का, हिंदुस्तान का गृह मंत्री कह रहा है कि पाकिस्तान की जवाबदेही नहीं बन सकती है। तो आपने जो चुनावी प्रचार में जो सब चीजें कही थी, क्या उस समय पाकिस्तान की जवाबदेही? अनिल कौल कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी, ब्रेक से पहले अगर आपको याद है मैंने क्या बोला था, जी ये बड़ी सुनने के बता देना वो संबित पात्रा जी, हम आपसे मुखातिब हैं। हाँ। ब्रेक से पहले, ब्रेक में जाने से पहले मैंने ये बोला था कि शायद ये जो अभी बयान आया है इसका इशारा उसी तरफ है कि जो इनकी इलेक्टेड सरकार है पाकिस्तान में, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है इनको रोकने की जी। और जो डीप स्टेट है उसके खिलाफ हर एक्शन लेने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। इसलिए शायद गृहमंत्री ने पूरी तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी है। चूक के तौर पर नहीं देखा जाएगा। नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या क्लीन चिट दे दी है? नहीं, आप क्यों कह रहे हैं कि फिर उस तरफ, आप क्यों कह रहे हैं कि फिर उस तरफ इशारा सरकार है? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं या तो हम जैसे लोग बेहद नादान हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री का यह बयान मेरी समझ से बाहर है। कहीं न कहीं ये राजनीतिक और प्रशासनिक प्रौढ़ता जी और आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या आपकी आंतरिक जो मिलिटेंसी है उसका ये रिफ्लेक्शन हो, इसके बारे में एक कंपोजिट एक पिक्चर जो बनाने में कहीं न कहीं सरकार की विफलता इससे जाहिर होती है। आप क्यों कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान? भाई आप या तो पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान को हेल्प करने को तैयार हैं, तो पाकिस्तान से संवाद क्यों आप तोड़ते हैं? आप सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तोड़ते हैं कि आप बड़े वीर हैं और मनमोहन सिंह वीर नहीं थे। जी, मेरा कहना है कि सरकार को टोटलिटी में काम करना चाहिए और उसे जब संवाद करना जरूरी हो संवाद करना चाहिए, जब टकराव करना हो टकराव करना चाहिए। लेकिन ये कंफ्यूजन कि हम सहयोग करने को तैयार हैं। अरे भाई, सहयोग करने को तैयार हैं। इस बयान का क्या मतलब है? क्या कंफ्यूजन की स्थिति है संबित पात्रा जी, उर्मिलेश जी जो बात कह रहे हैं? देखिए, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। मुझे लगता है जब आतंकवादी हमले चल रहे हैं उसमें देश के अंदर हम एकजुट होके आतंकवादी जो है उनके खिलाफ बोले, हम आपस में लड़ें। आज बड़ा आश्चर्य का दिन है कि कांग्रेस हमसे सवाल पूछ रही है। मैं कांग्रेस से सिर्फ विनम्र होकर इतना ही पूछ रहा हूं कि आज राज्यसभा में, आज संसद में हम सबको एक होकर कश्मीर के इश्यू पे डिस्कशन करना था, हमें कंडेम करना था जो हुआ, मगर आपने राज्यसभा चलने तक नहीं दिया। किस लिए? आलोक शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल संबित पात्रा जी, मैं भी आपको जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। आलोक शर्मा जी, यहाँ तो नहीं लगता है, संसद में तो नहीं लगा कि आपके लिए वाकई ये कोई बड़ा मसला था? वहां तो आप ठप करके बैठे हुए संसद को। संसद के अंदर जिस तरह की वार्ताएं चल रही हैं वो आपने भी देखा है। संसद के मंत्री जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है वो भी देश ने देखा है। आज मैं जानना चाहता हूं, एक तरफ वार्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं आप, दूसरी तरफ सहयोग दे रहे हैं, तो क्या संसद में क्या बयान देना है? जब गृह मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आपसे संसद में भी क्या उम्मीद की जा सकती है? आप एक तरफ चीन के लिए कहते थे लाल आंखें करके बात करना चाहिए, फिर आप झूला झुलाते हैं। ये पूछा संसद में, विदेश नीति को मैच्योर्ड वे में डील करें, विदेश नीति को समझे कि कैसे होती है विदेश नीति। आप इस तरह के हल्के बयान नहीं दे रहे हैं। मर जवान मर किसान का नारा देकर आप चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हम पाकिस्तान को सहयोग देने को तैयार हैं।
मैं ये बोल रहा हूं, आप हकदार हैं ये सवाल पूछने के, आपको पूछना चाहिए, मगर जहां पूछना चाहिए वहां क्यों नहीं पूछ रहे थे? नहीं, आपने तो कभी मीडिया में कोई सवाल ही नहीं पूछा है। प्रकाश जावड़ेकर के बयान आज मैं पढ़ रहा था, किस तरह के बयान भारत पाकिस्तान के सीमा पर आप लोगों ने दिए हैं, काली वो आप भूल गए घूमते हैं, और जहां शांति से डिबेट करना चाहिए वहां चिल्लाते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से याद आने लगा संसद, और संसद में डिबेट होनी चाहिए। पिछले 3 साल से आपका क्या रवैया था, देश ने नहीं देखा क्या? उस समय आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई? तो आलोक शर्मा जी उसी को आप दोहरा रहे हैं। हम दोहरा नहीं रहे, हमने मुद्दे पर विरोध किया है सरकार का, और पूरे विपक्ष ने विरोध किया है। अनिल कौल, लेकिन गृह मंत्री से इतने हल्के बयान की उम्मीद नहीं। मैं एक बार फिर से इस विषय पर लौटता हूं। अनिल कौल जी, क्या राजनाथ सिंह का जो ये बयान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या इससे कोई फजीहत नहीं होगी अगर हम ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान का तो ऐसा, मतलब इस बयान का जो सार है यही लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान की सरकार नहीं है? अखिलेश, मैं इनके ये पॉलिटिकल झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि इससे कुछ नहीं हल होने वाला, बिकॉज दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम, इट्स एन इंडियन प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ कांग्रेस और अ बीजेपी। और हम जब इस बात लेट मी फिनिश, बीजेपी नहीं कहती थी, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, यू डोंट बॉर्डर के ऊपर आप, ठीक है सुन लीजिए, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट। दिस इज नाइदर अ कांग्रेस, बीजेपी और XYZ प्रॉब्लम, इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम एंड वी मस्ट लुक एट इट दैट वे। जब आपको पूरे विश्व में एक मुहिम चली है, वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर अगेंस्ट टेरर, उसमें ये नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ भी है, उनके खिलाफ भी है, नेटो उनके साथ है, कभी खिलाफ है। एम क्या है? टेररिज्म को हटाना, और हमारा एम भी क्या है? टेररिज्म को हटाना। अगर उसकी वजह से अगर राजनाथ सिंह ने अगर एक आज बयान दिया है, मेरे हिसाब से ये उसी तरह पॉइंट करता है, शायद मैं नहीं जानकार हूं, शायद उनको कोई वहां से इशारा हुआ है कि प्लीज हेल्प, शायद कोई इशारा हुआ है कि क्या हेल्प कर सकता है, फिर भारत क्या कर सकता है इस मामले में मदद? इसमें हेल्प मेरे हिसाब से जो भी ये बॉर्डर पे, LC पे, कश्मीर में जो भी ये हरकतें हो रही हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। कैसे? नंबर 1 जी, जहां पे ये हरकत हुई है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन डाउन टू द लास्ट मैन, ये आए कहां से? अच्छा, एंड देन रेट्रीब्यूशन एट दैट पॉइंट इन सर, आपको लगता है मुमकिन भी है? यस, इट कैन बी डन, इट कैन बी, आई हैव डन इट, इट कैन बी डन। मैं एक कौल साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कैसे, और आपने भी उनसे सवाल किया। देखिए, मेरे को लगता है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार जो हमारी है, वो पाकिस्तान में जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो अमन चाहते हैं, और उनकी तादाद कम नहीं है, उन लोगों के साथ भी बेहतर रिश्ते पीपल टू पीपल बढ़ाए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार और सरकार के बीच में संवाद खत्म ना हो, ऐसा कोई मौका नहीं है जब संवाद की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता, कई बार डिप्लोमेसी में होता है कि बातचीत रोक देनी पड़ती है, लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई स्थिति मैं नहीं देखता। तो इसलिए सरकार और सरकार के बीच संवाद हो, जनता और जनता के बीच रिश्ते प्रगाढ़ हों, और ठीक यही करके हम एक दूसरे का विश्वास जीतेंगे, और आतंकवादियों को और उनको खुराक देने वाले खुराफाती लोगों को, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हमारे देश में हो, उनको भी अलग कर सकते हैं। एक और बात, दोनों देशों के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और अन्य लोग ये भी अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स को भारत पाकिस्तान के बीच में उस दहलीज पर न रखें, क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो कहीं न कहीं रिश्ते खराब ठीक है। डॉक्टर समित पात्रा, क्या ये माना जाए? नजर आ रहा है। ठीक है, राजनाथ सिंह का जो आज बयान है, क्या उससे हम एक अर्थ ये निकाल सकते हैं कि अब आप लोग बातचीत की तरफ बढ़ने वाले हैं पाकिस्तान से? देखिए, एक कहावत है कि नो वन कैन प्रीएम्प्ट इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में क्या होने वाला है वह कोई, मैं तो खासकर नहीं बोल सकता कि क्या होने वाला है कल, वो समय ही बताएगा। मगर हाँ, हिंदुस्तान का रवैया बड़ा सख्त है पाकिस्तान को लेकर, और हमने रेड लाइंस बनाए हैं, और खास करके आज का जो इंसिडेंस हुआ है, ये जो बौखलाहट है अलगाववादियों की, ये जो बौखलाहट है पाकिस्तान का कि कहीं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जीत न हो जाए, जमहूरियत की जीत न हो जाए, ये विषय समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज मैं बहुत परिपक्व होकर कहूंगा कि आज आवश्यकता है कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सोच के लोग वो इकट्ठे होकर जमहूरियत के विषय में बात करें, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करें, ना कि हम बटे हुए दिखे। ठीक है, आपकी बात बड़ी अच्छी है समित पात्रा जी, हमें बटे हुए ना दिखे। वाकई ये संजीदा मसला है, पूरा देश एक साथ खड़ा हो इसकी जरूरत है।
लेकिन ऐसा आपने क्या किया है पिछली सरकार की तुलना में कि हमें अब सॉफ्ट स्टेट के तौर पर नहीं देखा जाएगा? देखिए, हमने बहुत कुछ किया है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी जब इस प्रकार की वारदात होती थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती थी, तो हम जब डिबेट करते थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे देयर वुड बी नो बिजनेस एज यूजुअल, और हम लोग खुद आपस में कहते थे हमें रेड लाइन ड्रॉ कर देना है। मगर हम समझ नहीं पाते थे बिजनेस नॉट एज यूजुअल का मतलब क्या होगा, वो रेड लाइन खींचने का मतलब क्या होगा। जो सेक्रेटरी लेवल की बात होनी थी, किस प्रकार से बड़े सख्ती के साथ उसे रोक दिया गया। सार्क में अभी हमने 3 दिनों तक डिबेट किया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री दोनों देश के वो एक दूसरे को देख तक नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अंततः केवल प्लेजेंट्री एक्सचेंज किया। पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसका एक संदेश दिया। ओबामा हिंदुस्तान आ रहे हैं, इससे भी पाकिस्तान थरथराया हुआ है। संदेश आप नहीं दे पाए आलोक शर्मा जी, एक्शन की बात है, संदेश आप नहीं बहुत कुछ किया जा रहा है आपके प्रधानमंत्री। देखिए, मनमोहन सिंह जी, जब 2 साल पहले एक बॉर्डर पर घटना घटी, उसके बाद से वार्ता बंद थी। हम पूछना चाहते हैं, और पहले भी हमने पूछा, कि आपने चक्रवर्ती राजा के राज्याभिषेक में नवाज शरीफ को क्यों बुलाया है? क्या ऐसी घटना पॉजिटिव हो गई है कि आपने उनको बुला लिया है? उसके बाद आपने शाल और तमाम तरह की डिप्लोमेसियां चली। क्या नवाज शरीफ का इतिहास आपको नहीं पता है कि किस तरह से कारगिल हुआ, किस तरह से यहाँ पर पहले घटनाएं घटी हैं? मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है बहुत जल्दबाजी में है, और खासतौर पर पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस तरह के वक्तव्य इनके पहले आते थे, न हम आंख मिलाकर बात करेंगे, न गिराकर बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूं सरकार की जो स्थिति रही ना, उसको लेकर सवाल, मेरा एक सवाल है। लेकिन इस तरह का माहौल, क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? युद्ध सॉल्यूशन है? युद्ध कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे ही सेना के जवान मरते रहेंगे? सरहद की बात सवाल के अंदर इस तरह की घटना। और अखिलेश, मैं यहाँ आलोक शर्मा जी से बिल्कुल असहमत हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते समय, शपथ ग्रहण के समय जो किया वो अच्छा किया, और मैं नहीं समझता कि उसमें नवाज शरीफ को न्योता न देना उचित होता। जब वो सार्क के सभी देशों के लोगों को बुला रहे हैं, पाकिस्तान को चुनना कि तुमको नहीं बुलाएंगे, ये बिल्कुल गलत मैसेज जाता। इसलिए मोदी साहब ने शुरुआत अच्छी की। मैं तो ये कहता हूं कि भूटान, नेपाल जाना उनका शुरुआत में बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने पड़ोसियों से शुरुआत की। मुझे लगता है इसके बाद कहीं न कहीं डेरेल हुई वो पॉलिसी, और कहीं न कहीं जो तथाकथित हार्डलाइनर्स हैं वो उनका दबाव हुआ, क्योंकि इंडिया को आज न तो सॉफ्ट होने की जरूरत है, न तो हार्ड होने की जरूरत है। इंडियन स्टेट को मैच्योर और समझदार स्टेट होने की जरूरत है। और वो समझदारी केवल भाषणों से, सीना फुलाने से, आंखों में लाली डालने से, तोप गोले दागने से, स्टूडियो में। अब ऐसे में सवाल है अनिल कौल जी, देखिए एक बहुत बड़ी हकीकत है, दोस्त और दुश्मन तो हम भले बना सकते हैं, पड़ोसी नहीं बना सकते। पड़ोसी जो हमारा है वो रहेगा। अब ऐसे में विकल्प क्या है? देखिए अखिलेश जी, मेरा जो कहने का यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, आपने एक सवाल उठाया है कि क्या हमारे जवान मरते रहेंगे। जिस स्थिति में हम हैं और जिस स्थिति में, जिस तरीके से नीतियां बन रही हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की हो, इसमें जवान तो मरेंगे ही, चाहे आपको पसंद आए ये मेरा कहना या नहीं है, चाहे वो सीआरपीएफ के हो, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे किसी के हो। अच्छा। क्योंकि नीतियां नीड टू बी रीलुक्ड। प्रॉब्लम कहाँ है कि जो आपकी वजह से जो, क्योंकि ये एक रिस्क है, ये एक वो एक्स फैक्टर है जो हमको एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जब आप वर्दी पहन लेते हो तो आप एक्स फैक्टर, नहीं लेट मी फिनिश, छोटे में एक्स फैक्टर है वो हमको एक्सेप्टेबल है। पॉइंट ये है कि उसके बाद क्या, अगर आप हमारी देखभाल नहीं करेंगे तो कल को ये मरने वाले भी नहीं मरेंगे। और प्रॉब्लम वहां खड़ी होगी। जवाब दीजिए जो बातें अनिल कौल यहाँ पर कह रहे हैं। वक्त नहीं है सर, 20 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाए। नहीं, देखिए मुझे लगता है बहुत परिपक्वता के साथ ये सरकार काम भी कर रही है। ठीक है। और जो फॉरेन पॉलिसी हमारे सरकार ने अपनाया है वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है। पूरे इस विषय को हमें बहुत मैच्योरिटी के साथ देखना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिक्स कम और टॉक ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होना चाहिए। सरकार कर रही है। हम लोग अभी सिर्फ डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करें। चलिए, डेमोक्रेसी को आप मजबूत कीजिए, बातें कम हो, काम ज्यादा हो। पूरा हिंदुस्तान अब यही चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।